Hello, literature lovers. Hope you all are doing great. Welcome to Litwick Club. Today we will going to discuss PYQs UET 2023 शिफ्ट सेकंड. ओके, तो शिफ्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया हुआ है. आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो. सो लेट्स बिगिन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉक्सोफाइलस. Okay, was in the author's own words written in the English tongue for Englishman. Who is the author? ठीक है, तो टॉक्सोफिलस ये किस ऑथर का वर्क है, सिंपली वो ये पूछना चाह रहा है. ठीक है, तो टॉक्सोफिलस वर्ड का मतलब जो होता है, उसका मतलब होता है लवर ऑफ बोज. ओके, लवर ऑफ मतलब वही तीर धनुष वाला बो. ओके, सो लवर ऑफ बोज ये पब्लिश हुआ है 1545 में. ठीक है, देखो बहुत पुराना वर्क है. ठीक है, और ये एक तरीके से कह लो कि ट्रीटी है आर्चरी के लिए. ठीक है, ट्रीटीज ऑन आर्चरी. ठीक है, वही वही मतलब तीर धनुष कैसे चलाते हैं. तो ये देखो, ये जो भी तुम्हारे पॉपुलर राइटर्स हैं उस वक्त के, ये नहीं है. ठीक है, रॉजर एस्क्मर जो है कि वो है आपके. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ओके, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है कि हमारे थॉट्स जो हैं हमेशा फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं. मीन्स हमारे थॉट्स जो हैं कभी पास्ट में हैं, कभी फ्यूचर में हैं, हम कभी प्रेजेंट में हैं. सपोज, ठीक है, हम प्रेजेंट में जीते हैं, लेकिन कभी हम पास्ट में चले जाते हैं. ठीक है, कभी और पुराने पास्ट में चले जाते हैं. ठीक है, कभी हम फ्यूचर की बात करते हैं. ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि एक कैरेक्टर है किसी नॉवेल में, वो कभी पास्ट में जा रहा है, फिर प्रेजेंट में आ जा रहा है, फिर पास्ट में चला जा रहा है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ओके, तो ये नॉवेल्स में बहुत ज्यादा कह लो कि यूज होने लगा, मॉडर्न नॉवेल्स में, जैसे जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, विलियम फॉकनर, ये लोग इस टूल को यूज करते हैं अपने नॉवेल्स में. ठीक है, तो इसको सबसे पहले किसने दिया है, तो वो दिया है विलियम जेम्स ने अपनी एक बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी. ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये बुक जो है कि पब्लिश हुई थी 1890 में, और उसमें इन्होंने ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट दिया था. ओके, तो विलियम जेम्स नाम याद रखेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि into how many parts the essay tradition and individual talent divided. ठीक है, कि कितने पार्ट्स में ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट डिवाइड है. सबसे पहले ये जो वर्क है ये लिखा है टी.एस. इलियट ने. टीएस इलियट मॉडर्न राइटर हैं, और ये अपने वेस्टलैंड के लिए वैसे बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, या लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्रॉक के लिए जाने जाते हैं. टीएस इलियट का ये वर्क पब्लिश हुआ है 1919 में, द इगोइस्ट करके एक मैगजीन है उसमें. और ये जो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है, और इनके नाम से हैं. पहला है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन. ट्रेडिशन होता क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, कि ट्रेडिशन होता क्या है, उसके कॉन्सेप्ट की बात है उसमें. ठीक है, देन सेकंड इज द थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी, या इम्पर्सनल थियरी कह लो, इम्पर्सनल पोइट्री है आई थिंक. हाँ, इम्पर्सनल पोइट्री है इसका नाम वैसे, और इसी में इन्होंने इम्पर्सनालिटी थियरी की भी बात की हुई है. ठीक है, तीसरा है कंक्लूजन. ओके, तो इसके तीन पार्ट्स हैं, याद रखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन बनियंस द पिलग्रिम प्रोग्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ. तो ये एग्जांपल है किसका, एलिगरी का. एलिगरी में क्या होता है कि हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या किसी थॉट को एक ह्यूमन का एट्रीब्यूट्स दे देते हैं, या एक ह्यूमन ही मान लेते हैं, एक ह्यूमन का कैरेक्टर दे देते हैं. ऐसे को ही हम लोग कहते हैं एलिगरी. थोड़ा सा पर्सोनिफिकेशन से डिफरेंट है, कि पर्सोनिफिकेशन में हम केवल एट्रीब्यूट्स देते हैं, इसमें हम उसको वो ऑब्जेक्ट मतलब फिजिकल वर्ल्ड में बना देते हैं. जैसे क्रिश्चियन, क्रिश्चियन एक क्या है, एक कह लो सेट है रिलीजन का. अब इसको एक हमने कैरेक्टर बना दिया. ठीक है, और लाइक सेलेस्टियल सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन. अब डिस्ट्रक्शन क्या है, एक वर्ड है. ठीक है, लेकिन उसको हमने एक सिटी का नाम दे दिया. तो ऐसा कुछ हम किसमें करते हैं, एलिगरी में. तो ये जॉन बनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस एक एलिगरी है, जिसमें हम डिस्पोंडेंसी, क्रिश्चियन, बर्डन, इन सब का जो है कि होप, इन सबको हम एक कह लो ह्यूमन एट्रीब्यूट या ह्यूमन ही बना लेते हैं, ह्यूमन कैरेक्टर दे देते हैं. और ये 1678 में आया हुआ है. तो ये कैसा वर्क है, एलिगोरिकल वर्क है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर अवॉर्डेड. कि नोबेल प्राइज लिटरेचर का कब मिला था. ठीक है, तो ये मिला था 1901 में. 1900 में नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ है, और 1901 में एक फ्रेंच एसेइस्ट है, फ्रेंच एसेइस्ट और पोएट भी हैं वो, थे वो, उनको मिला था ये वर्क, पहला नोबेल प्राइज. ठीक है, उनका नाम यहाँ पे है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. ठीक है, तो डॉक्टर फॉस्टर्स किसने लिखा है, बहुत ही कह लो फेमस वर्क है क्रिस्टोफर मार्लो का. जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है. डिफेंस ऑफ पोएजी
सर फिलिप सिडनी ने लिखा हुआ है, और फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। इसके हिसाब से देख लेना कौन सा ऑप्शन सही होगा। नाउ दो स्टेटमेंट दिए हैं, देखना है कि दोनों सही है दोनों गलत है, क्या है। प्रिफ्रेज टू लिरिकल बैलेट्स वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1798। लग रहा है कि एकदम सही है, लिरिकल बैलेट्स 1798 में पब्लिश हुआ था। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रिफ्रेज टू लिरिकल बैलेट्स है जो कि 1800 में पब्लिश हुआ है। ओके, लिरिकल बैलेट्स आपका 1798 में पब्लिश हुआ, लेकिन उसका प्रिफेस जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1800 में पब्लिश किया। ओके, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। द प्रिफेस टू लिरिकल बैलेट्स इज द अनएक्नॉलेज्ड मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। ये बात सही है, उसको उन्होंने बताया तो नहीं था कि हाँ ये एक मैनिफेस्टो है, बट उसमें जो भी बातें उन्होंने कही हैं वो कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टो की तरह ही है। उसमें पोइट्री क्या होता है, मटेरियल या सब्जेक्ट मैटर पोइट्री का क्या होना चाहिए, लैंग्वेज क्या होना चाहिए, पोएट कैसा होता है, उसका सोसाइटी में क्या रोल होता है, ये सब बातें उसमें उन्होंने बताई हैं। तो इसके हिसाब से पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट भी एक मैच द कॉलम है, कि मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें क्या क्या है, तो इसमें है पहला द सिक्स विच इज नोट ऑन। तो ये पहले का लूसी एरिगरी ने बोला है ये चीज। ठीक है, मतलब उनका वर्क है ये। द न्यूली बॉर्न वुमेन, ये है हेलन सेक्सियो एंड कैथरीन क्लेमेंट का है। ये लोग फेमिनिस्ट राइटर्स हैं। ठीक है, मैन वुमेन इन एटिक, ये हाँ सेंड्रा गिलबर्ट एंड सुजन गुबार का है। देन ऑन लाइज सीक्रेट्स एंड साइलेंस एड्रिना रिच का है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ये फेमिनिस्ट क्रिटिक्स है, ये लोग फेमिनिज्म से ही आते हैं। ओके, फिर से मैच दी कॉलम। हाँ, कह रहा है कि पहला है 1700 से 1745 में कौन सा एज था, तो ये आई थिंक है अगस्टन एज। ओके, अगस्टन एज। फिर 1798 टू 1832, ये तो रोमांटिक एज है, या इसको एड्स ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कह सकते हैं। फिर 1625 से आपका 1660 तक है, ये एज ऑफ मिल्टन हो जाएगा। बाकी 1340 से 1400 तक ये है चौसर का एज। ओके, एज ऑफ चौसर। ओके, तो इस हिसाब से देख लो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी विट्स पे भी हमें वीडियो पड़ी हुई है, वो कब अपलोड करते हैं देखते हैं हम लोग। तो इसमें से कौन सा है पर्सन जो कि ड्रामेटिस्ट जो कि यूनिवर्सिटी विट्स से नहीं बिलोंग करता है, तो वो है विलियम शेक्सपियर। बाकी क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, थॉमस नैश, थॉमस नैश और थॉमस लॉज, थॉमस लॉज और थॉमस केट, ये सब क्या है, ये सब यूनिवर्सिटी विट्स हैं। ये यूनिवर्सिटी विट्स हैं जो कि प्री शेक्सपियरियन ग्रुप ऑफ प्ले राइटर्स था जिन्होंने ड्रामा को आगे बढ़ाया था। बीओ वुल्फ इज अ वर्क ऑफ। ठीक है, बीओ वुल्फ सबसे ओल्डेस्ट एपिक मानी जाती है, इंग्लिश लिटरेचर की ओल्डेस्ट एपिक है, एक तरीके से कह लो। यूरोपियन कंट्री की, ना केवल उसकी। और ये एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, जब आपने हम वीडियो जो अपलोड है उसमें आपने इसकी बात की गई है उसमें। ठीक है, तो एंग्लो सैक्सन पीरियड से आता है, और ये एक पोएट्री है। ठीक है, एपिक में आएगा तो पोएट्री का ही फॉर्म है एपिक। नेक्स्ट है लूसीफर इज द कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है कि लूसीफर कहीं ना कहीं डॉक्टर फॉस्टस में भी आता है, एक मेफिस्टोफिलिस आता है वहां पे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सैटन का भी, सैटन को ही लूसीफर भी कहते हैं। पैराडाइस लॉस्ट है। फेरी क्वीन जियो माल्टा, जियो ऑफ माल्टा, ये दोनों तो नहीं है। ठीक है, इन दोनों में नहीं है, बट इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि डॉक्टर फॉस्टस में भी थोड़ी देर के लिए लूसीफर की एंट्री है, पैराडाइस लॉस्ट में भी। बट यहाँ पे हम पैराडाइस लॉस्ट ही मारेंगे, जो कि जॉन मिल्टन का एक क्या है, एपिक है। सॉरी स्पेलिंग का थोड़ा सा, हाँ, जो कि जॉन मिल्टन का एक एपिक है। ओके, जो कि पब्लिश हुआ है 1667 में। ओके, ये जानते रहो आप। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम जॉन्स, लाइफ ऑफ पोएट्स, बायोग्राफी लिटरेरी, द वाइकर ऑफ वेकफील्ड, ये सब किन के वर्क्स हैं, तो वाइकर ऑफ वेकफील्ड है जो ओलिवर गोल्डस्मिथ का। बायोग्राफी लिटरेरी है एस टी कॉलरिज का, लाइफ ऑफ पोएट्स है सैमुअल जॉनसन का, और टॉम जॉन्स है हेनरी फील्डिंग का। तो इस हिसाब से देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। 14 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइटर फ्रॉम रेनेसा पीरियड। रेनेसा पीरियड का राइटर इसमें से कौन नहीं है, तो आप देखोगे विलियम वर्ड्सवर्थ ये आते हैं आपके रोमांटिक एज से, काफी बाद में आते हैं ये राइटर ना, रोमांटिक एज के हैं। ठीक है, तो ये रेनेसा से नहीं बिलोंग करते हैं ना। रोमांटिक एज आपका 1798 से 1832 के अराउंड है ना। तो रेनेसा आपका 1660 में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, उसको 1400 या 1500 से आप मान सकते हो, रेनेसा का रफ पीरियड कह सकते हो एक तरीके से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग सिंपली, मैच द फॉलोइंग, काफी क्वेश्चंस हैं इसमें इस बारी वाली शिफ्ट में। हाँ, ओ टू नाइटिंगेल किसका है, तो ये जॉन किट्स का है। माई लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग का है। डोवर बीच, ये मैथ्यू आर्नोल्ड का है। प्रोमेथियस अनबाउंड, ये किसका है, पीवी सैली का है। ओ टू नाइटिंगेल आपका पब्लिश हुआ था 1819 में, और ये एक ओड है। ओके, माई लास्ट डचेस, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये 19, हाँ
हाँ 1892 में पब्लिश हुआ था, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक फॉर्म ऑफ पोएट्री होती है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पीबी शैली का ये एक लिरिकल ड्रामा है जो कि 1820 में आया हुआ है। ये क्या है? लिरिकल ड्रामा। लिरिकल ड्रामा हम लोगों ने अभी एक वीडियो हमने अपलोड किया है, उसमें ड्रामा के एक डिफरेंट फॉर्म्स की बात की गई, उसमें एक ये भी फॉर्म है लिरिकल ड्रामा। ठीक है, और ये मिड 19th सेंचुरी के अराउंड ये पब्लिश हुआ है, मैथ्यू आर्नोल्ड का डोरविच। तो देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्रामा अकॉर्डिंग टू ड्राइडन? ठीक है, ड्राइडन के अकॉर्डिंग एस्से ऑन ड्रामेटिक पोएजी में इन्होंने ये एन एस्से ऑन ड्रामेटिक पोएजी, ठीक है, उसमें इन्होंने ड्रामा क्या होता है, ठीक है, ड्रामा का फंक्शन क्या होता है और कौन सा ड्रामा अच्छा होता है या बेस्ड होता है उसकी बात की है, जो कि 1668 में पब्लिश हुआ है। इसका मतलब मेन फोकस होता है ड्रामा का डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन की, मतलब थोड़ा सा आपको प्लेजर भी दे, साथ में आपको कुछ टीचिंग्स भी दे। ठीक है, ड्रामा का यही मेन फंक्शन होता है। Okay, so who wrote? Our sweetest songs are those that tells of saddest thought. ठीक है, that tell the saddest thought. ठीक है, हमारे वही सॉन्ग। तो ये पीवी सैली ने बोला है। और ये उनका एक वर्क है, एक ओड है टू अ स्काईलार्क। उसमें इन्होंने ये लाइन जो है कि बोली हुई है। और इसमें 21 स्टेंजाज है इस पूरे ओड में। कैलो टू स्काईलार्क में 21 स्टेंजा है और सभी जो है 5 लाइन्स के स्टेंजाज हैं। और सबका राइम स्कीम क्या है? ए बी हो गया ना, 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, तो ये पीबी शैली ने बोला है टू अ स्काईलार्क में। अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैड थॉट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following work has not been written by टी.एस. एलियट? ठीक है, टी.एस. एलियट का इसमें से कौन सा वर्क नहीं है? तो सबसे पहला है द कॉकटेल पार्टी, ये इन्होंने लिखा है 1949 में, ये इन्हीं का वर्क है। मर्डर इन द कैथेड्रल, ये भी इनका वर्क है, 1935 में लिखा है। द बॉय विथ अ कार्ट, ये इनका नहीं वर्क है, ये बाई है क्रिस्टोफर फ्रायर करके एक राइटर है, उनका ये वर्क है, क्रिस्टोफर फ्रायर का ये वर्क है। हम्म और द वेस्टलैंड पता ही इनका मेन मैग्ना ओपस वर्क है जो कि 1922 में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो वर्क इन्होंने नहीं लिखा है वो है द बॉय विथ अ कार्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइथोलॉजिकल डिटेलिंग? ठीक है, जिसमें माइथोलॉजी की जिक्र ना हो, मतलब कि हमारे पुराणों का या महाभारत का, रामायण का या कोई ग्रीक माइथोलॉजी उससे रिलेटेड ना हो, ऐसा कुछ। ऐसा वर्क। तो द ओथ ऑफ वायुपुत्रास, ये अमीश त्रिपाठी का एक ट्रियोलॉजी है, ठीक है, जिसको शिव ट्रायोलॉजी भी कहते हैं। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, काफी अच्छा एक लॉजिकल डिस्क्रिप्शन दिया है शिव की लाइफ को लेकर। द पैलेस ऑफ इल्यूजन, ये चित्रा बनर्जी का है, जिसमें वो द्रौपदी के चीर हरण वगैरह के ऊपर उनका है, बनर्जी का है। तो ये दोनों में ही आप देख लो शिव की बात हो रही है इसमें। ठीक है, तो ये माइथोलॉजी से रिलेटेड, इसमें भी द्रौपदी की बात हो रही है जो कि कहीं ना कहीं महाभारत से रिलेटेड है। तो ये दोनों तो कैसे वर्क है? माइथोलॉजिकल रिटेलिंग है। देन देर इज नागमंडला। ठीक है, नागमंडला गिरीश कर्नाड का एक वर्क है, जिसमें माइथोलॉजी का उसमें भी जिक्र है। ठीक है, नागमंडला में भी। ठीक है, और वैनिटी फेयर जो है ये वर्क है मैकपीज थैकरे का। ठीक है, ये एक सोशल नॉवेल, सोशल सटायरिकल नॉवेल है। तो यही अपने आप में कह लो कि ये सोशल सटायरिकल नॉवेल है। तो ये एक कह लो माइथोलॉजिकल वर्क नहीं है, सोशल सटायर है ये। तो इसमें ये डी ऑप्शन जो है कि सही होगा। ओके, तो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश अगस्ट एन इंडियन स्टोरी इज अ फेमस नॉवल रिटन बाय। ठीक है, तो ये लिखा है उपमन्यु चटर्जी ने 1988 में, और ये एक सटारिकल और ह्यूमरस नॉवल है। सटारिकल है तो थोड़ा ह्यूमरस भी होगा। ह्यूमरस नॉवल है जो कि एक सिविल सर्वेंट की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इंडियन सिविल सर्वेंट की लाइफ के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, ये उपमन्यु चटर्जी ने लिखा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट नॉवेल इज फर्स्ट इंडियन नॉवेल राजमोहन वाइफ वाज रिटन बाय। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पहला नॉवेल किसने लिखा है इंग्लिश में? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1864 में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद? ठीक है, मुंशी प्रेमचंद इंडियन या हिंदी लिटरेचर की एक फेमस कह लो पिलर है। ठीक है, या कह लो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो उनका नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। ओके, ये याद रखना। ठीक है, ये पूछता है, पूछा हुआ है, पूछता क्या है, अ बैंड इन द गंगा, ये भी नॉवेल किसने लिखा है? ये अ बैंड इन द गंगा, तो ये मनोहर मंगोलकर का है ये। ठीक है, ये मनोहर मंगोलकर का ये नॉवेल है जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी पे बेस्ड रहती है इनकी नॉवेल्स। जो कि 1964 में पब्लिश हुआ है। पॉलिटिकल चेंज कैसे इंडिविजुअल और सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है उसके ऊपर ये नॉवेल है। नेक्स्ट है आधे अधूरे, हाईलाइट्स द इश्यूज ऑफ प्रॉब्लम कनेक्टेड विथ। ओके, तो मोहन राकेश का एक वर्क है आधे अधूरे, जो कि मराठी में लिखा हुआ है, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन क्या है, उसका ट्रांसलेटेड वर्जन हाफ वे हाउस। ओके,
हाफवे हाउस करके इसका नाम है। एक न्यू ड्रामा में इसको कह सकते हो, ला सकते हो। और ये पहली बार परफॉर्म हुआ है। देखो परफॉर्म्ड और पब्लिश ड्रामा के साथ रहता है कि परफॉर्म कब हुआ है, तो 1966 में परफॉर्म्ड हुआ है। और पब्लिश होने की बात कर लो तो ये पब्लिश्ड हुआ है 1969 में। और ये मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, आधे अधूरे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसको मिला था, तो इनको मिला था हरिवंश राय बच्चन को। ओके, उनके 1991 में उनके वर्क के लिए मधुशाला, ठीक है, काफी अच्छा पोइट्री का पोइट्री है, पढ़ने का मन हो तो पढ़ना जरूर, ठीक है। और ये अवार्ड कौन देता है, तो ये के बिरला फाउंडेशन जो है वो ये अवार्ड प्रोवाइड करता है। सबसे पहले 1991 में ये स्टार्ट हुआ है, बिरला फाउंडेशन जो है कि इस अवार्ड को देता है। ओके, नेक्स्ट है, हु रोट द प्रीफेस ऑफ मुल्क राज आनंद अनटचेबल। ठीक है, अनटचेबल का प्रीफेस किसने लिखा है, तो वो लिखा है ई एम फॉस्टर ने। वो इंडियन कल्चर, इंडियन राइटिंग से काफी कह लो इंस्पायर्ड थे, या उससे काफी उनको लगाव था ऐसा। और ये आया था 1935 में। और इंडियन इंडिपेंडेंस के भी काफी सपोर्टर थे ये। Now, who among the following has based a substantial part of his work on the partition and related issues? ठीक है, ऐसा मतलब कि कौन सा ऐसा राइटर है इनमें से जिसने मैक्सिमम उनके वर्क जो है पार्टीशन, इंडियन पार्टीशन, ठीक है, पाकिस्तान बांग्लादेश जब बनता है, ठीक है, उससे रिलेटेड इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, तो वो मिर्जा गालिब तो पहले के हैं, मोहन राकेश और फैज अहमद फैज ये बाद के हैं। सादत हुसैन मंटो जो है वो उस वक्त के राइटर हैं, ठीक है। और इनके वर्क जैसे टोबा टेक सिंह करके एक वर्क है, टोबा टेक सिंह, ठीक है, काफी ये पार्टीशन पे बेस्ड नॉवेल है, ठीक है। खोल दो करके एक है इनका, ठीक है, काफी कह लो ओपन वे में और लाइफ और सोसाइटी की चीजों को दिखाते हैं ये सादत हुसैन मंटो। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। 28 है कि विच इंडियन नॉवलिस्ट हैज रिटन द कैट एंड द शेक्सपियर। ठीक है, कैट एंड द शेक्सपियर किसने लिखा है, तो ये आर के नारायण ने लिखा हुआ है। कुछ थोड़ा सा फनी टाइप का जब आपको या कुछ यूनिक टाइप का आपको नेम देखने को मिले टाइटल में, तो वो समझ लो कि कहीं ना कहीं आर के नारायण ने ही लिखा है। जैसे द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द बैचलर ऑफ आर्ट, इंग्लिश टीचर, ठीक है, ऐसे कुछ फनीएस्ट या कुछ यूनिक सा नाम जब आपको मिले, तो वो समझ लो कि कहीं ना कहीं आर के नारायण ने ही लिखा है। और ये 1977 में लिखा हुआ है। एक बहुत ही ह्यूमरस और फिलोसॉफिकल नॉवेल है, जो कि कहाँ सेट है, मालगुड़ी में। मालगुड़ी वर्ड जब भी आए समझ लेना कि वो किससे रिलेटेड है, आर के नारायण से। और इनके मैक्सिमम वर्क्स जो है वो कहीं ना कहीं मालगुड़ी में ही या उसके इन एंड अराउंड सेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर इज अ डैश इम्पोज्ड डिवीजन ऑफ सेक्सेस। तो जेंडर क्या होता है, तो एक सोशली इम्पोज डिवीजन ऑफ सेक्स है, ठीक है। पहले जेंडर और सेक्स में डिफरेंस समझ लो कि जेंडर क्या होता है और सेक्स क्या होता है, ठीक है। दोनों हम कहीं ना कहीं एक तरीके से एक ही जैसा समझ लेते हैं। बट जेंडर जो होता है वो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है, सोसाइटी हमको सिखाती है। और ये बायोलॉजिकल होता है, जब हम पैदा होते हैं तो उसमें हमें पता रहता है कि हम लड़के हैं कि लड़की हैं। लेकिन सोसाइटी हमें सिखाती है कि लड़का कैसा होता है, लड़की कैसी होती है। तो जो हम सीखते हैं सोसाइटी में उसको हम जेंडर कहते हैं, कि ना लड़का जो है चूड़ी नहीं पहनता है, लड़का रोता नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता है। ये सब कॉन्सेप्ट किसका है, सोसाइटी का है। कि औरत, लड़की को धीमे बोलना चाहिए, लड़की को शर्मा के रहना चाहिए, ये सब जेंडर कंस्ट्रक्शन है। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन आप जानते ही हो, तो ये सोशली कंस्ट्रक्ट डिवीजन है सेक्स का, जेंडर। नाउ टेक्निक ऑफ डीफेमिलियराइजेशन इज टू मेक, ठीक है। डीफेमिलियराइजेशन एक रशियन फॉर्मलिस्ट है। फॉर्मलिस्ट एक मूवमेंट चला है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। विक्टर स्लॉस्की का है, ठीक, ये नाम भी जानते रहना, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट बार ये पूछ ले कि ये डीफेमिलियराइजेशन थ्योरी किसका है, तो विक्टर स्लॉस्की का है। इन्होंने अपने एक ऐसे में जिसका नाम है आर्ट एज अ टेक्निक, उसमें उन्होंने ये जो है कि ये कॉन्सेप्ट दिया डीफेमिलियराइजेशन का, आर्ट एज अ टेक्निक। 1917 में ये पब्लिश हुआ था ये ऐसे। तो इसमें क्या है कि फैमिलियर चीज को कैसे अनफैमिलियर वे में देखते हैं, ठीक है। तभी ना हम पोइट्री को एक यूनिक वे में देख पाएंगे। मतलब एक रोज है, एक फ्लावर है, कोई रोज है, ठीक है, सपोज ऐसा रोज होता है कुछ, ठीक है। तो इसको आप एक अनफैमिली, ये तो आप जानते हो कि रोज होता है, रेड कलर का होता है, लेकिन इसको एक अनफैमिलियर वे में कैसे देख पाते हो। वो ये जो टेक्निक है, ये जो आर्ट है कि फैमिलियर चीज को अनफैमिलियर वे में देख पाना, वही पोइट्री या वही एक क्रिटिक या क्रिएटिव आर्टिस्ट का काम होता है ना। कि अरे यार, हम भी तो उसी रास्ते से गए थे लेकिन हमने वो चीज तो नहीं देखा, ठीक है। तो ये जो है फैमिलियर चीज को अनफैमिलियर करने का एक डीफैमिलियराइजेशन थियरी है। नाउ फिर से देखो, यहाँ पे रशियन फॉर्मलिज्म की बात है ना वही, और न्यू क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, ये सब डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये कब कब आए हुए हैं, तो जैसे रशियन फॉर्मलिज्म है 1920s में आया हुआ है। न्यू क्रिटिसिज्म जो है 1940s और 50s में आया हुआ था। फेमिनिस्ट थियरी जो है
वो 1920s के आसपास आई थी, और न्यू हिस्टोरिसिज्म 1960 से अभी तक चली रहा है, कह लो ऐसे। अब न्यू हिस्टोरिसिज्म की अगर हम बात करें, तो ये जो है टेक्निक, जो टेक्स्ट है उसको सोशल पॉलिटिकल, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे पहले रशियन थियरी क्या होता है, रशियन फॉर्मलिस्ट थियरी क्या होता है, तो ये फोकस करता है किसके ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, सॉरी, हाँ, फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करता है, एंड फॉर्म्स, फॉर्म और स्ट्रक्चर के ऊपर, टेक्स्ट का फॉर्म और स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके ऊपर बात करता है। नाउ तो सेकंड है न्यू क्रिटिसिज्म। ये क्लोज रीडिंग के ऊपर फोकस करता है, फोकस्ड ऑन क्लोज रीडिंग, केवल टेक्स्ट, ठीक है, सॉरी, क्लोज ऑन, क्लोज फिर से लिख दे रहा हूँ, फोकस ऑन क्लोज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट, मीन्स हमें केवल टेक्स्ट को ही पढ़ना है, उसके बाद हमको इग्नोर करना है, किस चीज को, इग्नोरिंग इग्नोरिंग क्या, हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, किसी कि ये कब लिखा गया है, किसने लिखा है, ये सब ये सबको एक तरफ रख के हमें केवल किस पे फोकस करना है, टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या क्या कहते हैं, बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, ओके, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे हम कोई वर्क पढ़ते हैं तो हम उसके राइटर का नाम पूछते हैं, कब लिखा गया, ये सब चीजें न्यू क्रिटिक्स जो है वो कहते हैं नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसका सही मतलब सही अर्थ निकाल पाएंगे। तीसरे है फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट जो है कि वो किसी भी लिटरेचर को जेंडर के बेस पे, या फीमेल है कि मेल है, उसके लेंस ऑफ जेंडर, ठीक है, किसी भी एनालाइज एनालाइज करना किसको, एनालाइजिंग टेक्स्ट विद द लेंस ऑफ जेंडर, लेंस ऑफ जेंडर, ठीक है। तो जेंडर के प्रोस्पेक्टिव से जब हम किसी चीजों को समझने लगते हैं तो वो फेमिनिज्म में आ जाता है, सिंपली फीमेल के प्रोस्पेक्टिव से चीजों को समझना। न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या है, कि किसी भी टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट जो उसमें मीनिंग आती है, कह लो टेक्स्ट आर शेप्ड बाय सोशल एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल कल्चरल इन्वायरमेंट, ठीक है, वो इससे बेस्ड होता है। तो ये जो है कि ये आपका न्यू हिस्टोरिसिज्म में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज कॉइन्ड बाय, ठीक है, तो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये टीएस इलियट ने अपना एक ऐसे लिखा था, ऐसे का नाम था द मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट, उसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। क्या होता है, तो सेपरेशन बिटवीन थॉट एंड फीलिंग इन मॉडर्न पोएट्री, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या होता है, सेपरेशन सेपरेशन बिटवीन थॉट एंड फीलिंग्स, ये हो गया। फिर एक एसोसिएशन भी होता है, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसमें हम दोनों को मिलाते हैं, ठीक है, जैसे थॉट और उसको, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसमें हम थॉट और फीलिंग्स को मिला के काम करते हैं। तो मॉडर्न जितने भी पोएट्स हैं, मॉडर्न पोएट्स जो थे बेटा, वो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करते हैं। कहीं ना कहीं उनके आप पोएट्रीज को पढ़ोगे तो उसमें आपको फीलिंग नहीं मिलेगा, थॉट्स तो बहुत मिलेंगे, आइडियाज बहुत मिलेंगे, लेकिन फीलिंग नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम वहीं शेक्सपियर या फिर हम कीट्स की पोएट्री को पढ़ते हैं, तो उसमें थॉट्स और फीलिंग कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से मर्ज रहती है, ब्लेंड रहती है, तो उसको एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं। और ये दोनों टॉपिक जो है किसने दिया है, टीएस इलियट ने अपने द मेटाफिजिकल पोएट्स करके एक वर्क है उनका, उसमें उन्होंने ये बात बोली है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस वीडियो इज, ये कुछ टर्म्स हैं और इसका क्या मतलब है, जैसे है पांड्रोम, पालंड्रोम, ओके, पैलेंड्रोम क्या मतलब क्या है, पैलेंनोड का मतलब क्या है, पालेम्स पलेम्सिस्ट का मतलब क्या है, पांजिरक पांजरिक का मतलब क्या है, पैंजरिक का मतलब क्या है, ये सब वर्ड्स का मतलब पूछ रहा है, ठीक है। तो पैलेंड्रोम का मतलब क्या है कि ये अ वर्ड, हाँ, हाँ, पैलिंड्रोम मतलब पहला ही है कि अ वर्ड और फ्रेज दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। पैलिंड्रोम का मतलब यही होता है बेटा, कि एक वर्ड जो कि आगे पीछे दोनों तरीके से सेम पढ़ा जा सकता है। जैसे हम एक वर्ड लिखे मैडम, ठीक है, तो इसको अगर हम उल्टा भी करेंगे तो भी मैडम ही बोला जाएगा, लिखा जाएगा। या रेस कार, रेस कार पढ़ो तो वो भी उल्टा करोगे तो वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। सेकंड है पैलेनोड। पैलेनोड क्या है, तो ये इसका मतलब ये होता है, अ पोएम इन विच द पोएट रिनाउंस एन अर्लियर पोएम और टाइप ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया सेकंड आपका। इसमें मतलब पहले नोट मतलब क्या है, कि पोएट अपनी किसी पुरानी पोएट्री का जिक्र अपनी फिर से किसी पोएम में कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग पहले नोट कहते हैं।
पैलिम्सिस्ट कहीं ना कहीं उसको कहते हैं द रिटन सरफेस ऑफ अ प्रीचमेंट विच इज स्कार्व्ड ऑफ टू यूज फॉर अ न्यू टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, क्या है कि जैसे हमने कोई एक पत्थर पे एक शिलालेख लिखा हुआ है, ठीक है, अब कोई नया राजा आता है और उसमें वो जो डेट है या उस राजा का नाम है उसको हटवा के अपना नाम लिखवा देगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, बाद के जब हम हिस्ट्री में जब जाके देखेंगे तो हमको लगेगा कि इस राजा ने बात किया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है या ये ऐसा जो कर रहा है उसको हम लोग पैलिम्सिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया इसका। नाउ पैनेजेरिक मतलब क्या होता है, अ कंपोजिशन इन प्रोज और पब्लिक स्पीच इन विच एलोबरेट प्रेज ऑफ अ पर्सन और ग्रुप और डीड। ठीक है, मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि किसी पर्सन का या किसी चीज का हम बहुत ज्यादा खुल के उसको पब्लिसिटी पब्लिसिटी करते हैं, एक तरीके से कह लो, तो उसका प्रेज करते हैं, तो वो हो गया। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो सही है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।